वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज मैं लेकर आ गई हूँ वाणिज्य काल के वीडियो पार्ट 2, जहाँ से हमने लास्ट देखा था खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। आज मैं कर्ण वंश स्टार्ट करूँगी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे देखते हैं। कर्ण वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व से इसका ये था काल था। अंतिम शुंग शासक देवभूति की एक दासी पुत्री से हत्या करवाकर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार कण्वों ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 45 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, ये कण्व शासकों के ये लिस्ट दिए गए हैं, देख लीजिए। आगे देखते हैं सातवाहनों या आंध्र वंश। पुराणों में सातवाहन वंश की स्थापना का श्रेय सिमुक को जाता है। सिमुक का अन्य नाम क्या क्या है? सिंधुक भी अगर ऑप्शन में होगा तो ये भी सही है। सिंधुक, सिसुक, सिप्रक को दिया गया। ठीक है। सतकर्णी प्रथम, इसने दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसने विदर्भ को शुंग शासक से छीना था। विदर्भ को किससे छीना था? शुंग शासक से। इसके समय खारवेल का राज्य पर आक्रमण हुआ था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राष्ट्रीय यज्ञ करवाए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ करवाए थे। सतकर्णी के पश्चात तथा गौतमी पुत्र के पूर्व 9 राजा हुए। सतकर्णी के पश्चात क्या हुए? 50 तथा गौतमी पुत्र के पूर्व 9 राजा हुए, जिसमें हाल नामक राजा सबसे प्रसिद्ध था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में। इसके दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कांतिरत्य के रचयिता सर्ववर्मन का निवास था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ये पहले राजा थे जो अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अपनी माँ का नाम ये अपने टाइटल में यूज़ किए थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। पुराणों के अनुसार आंध्र वंश का वह 23वां शासक था। पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। ठीक है, इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। इसने नासिक जिले में वेनाकटक नामक नगर बसाया था। नासिक जिले में, नासिक महाराष्ट्र में वेनाकटक नामक नगर बसाया था। इसने राजाधिराज महाराज, स्वामी, वरवरन, विक्रम चारु, विक्रम आदि उपाधियां धारण की थी। वशिष्ठी पुत्र पुलुगामी यह एकमात्र शासक था जिसका उल्लेख किसमें है? अमरावती से प्राप्त अभिलेख में हुआ है। एकमात्र शासक है। ठीक है, जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त अभिलेख में हुआ है। इसके काल में अमरावती स्तूप का संवर्धन हुआ। इसने दक्षिणा पंथरेश्वर की उपाधि धारण की। इसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रण है। यज्ञ श्री सतकर्णी, इसके सिक्कों पर नाव का चित्रण है। 3वीं सदी तक इस वंश का पतन हो गया था। एस.सी. राय चौधरी के अनुसार सातवाहन वंश के 19 शासकों के 300 वर्षों तक शासन किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन युग में दक्षिण की अवस्था अब देख लेते हैं। सातवाहनों को राष्ट्रांतरात्मक शासन धर्मशास्त्रों के नियम पर चलता था। यहाँ उत्तराधिकार के लिए झगड़े या विभाजन या भातृ घातक युद्ध का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। सातवाहन राजाओं के देवी अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। राजा ही सेनापति होता था। राजकुमारों को कुमार कहा जाता था। सातवाहनों में राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार। ज्येष्ठ पुत्र को युवराज नहीं बनाया जाता था तथा उसे देश के प्रशासन में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी, किंतु राजकुमारों को राजा का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। राजकुमारों को क्या किया जाता था? राजा का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। यदि राजा नाबालिग हो तो देश का प्रशासन मृत राजा के भाई या पत्नी द्वारा चलाया जाता था। साम्राज्य जनपदों, आहारों और गांवों में विभक्त था। आहार जो था अमात्य के अधिकार में रखा जाता था। वे पैतृक गवर्नर नहीं थे। अन्य ज्ञात अधिकारी थे महातारक, महाप्रतिहार भी जिसको कहते हैं, महाआर्यक, महाभंडारिक, हैरेनिक, खजांची, महामात्र, निबंधकार। प्रलेखों की देखरेख करने वाले कर्मचारी को निबंधकार कहते थे। प्रतिहा और दूतक। ठीक है। सातवाहन कालीन समाज, अब समाज देख लेते हैं कि सातवाहन काल में समाज कैसा था। तो सातवाहन काल समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम वर्ग में था महारथी, महाभोज, महासेनापति सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग में कौन थे? तो द्वितीय वर्ग में कर्मचारी, आमत्य। इसमें कर्मचारी में कौन कौन आते थे? आमत्य, महामात्र आदि। गैर कर्मचारी में व्यापारी आते थे। तृतीय वर्ग में लेखक थे जो कि क्लर्क होते थे। वैद्य, हल्की जो कि कृषक होते थे। हल्कीय कृषक को कहा जाता था। स्वर्णकान यानी सुनार, गांधिक यानी औषधीय बेचने वाला। चतुर्थ वर्ग में आते थे वाल्धकी जो कि बढ़ई होते थे। मालाकार जो कि माली को कहते थे।
लोहवनीज लोहार को कहते थे और दशक मछियारों को कहते थे। ठीक है। साधारण काल में विदेशी व्यापार और वाणिज्य ने भी बहुत उन्नति की। पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें पश्चिम देशों में समुद्र व्यापार का पता चलता है। पैठान और तगर उस समय की प्रसिद्ध मंदियाँ थी। पैठान और तगर उस समय की प्रसिद्ध मंदियाँ थी। सुपारा या सोपारा और कलिये या कल्याण उस समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कलिये, सुपारा या सोपारा और कलियन या कल्याण उस समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। देश की मुद्रा में कसारपन, तांबा तथा चांदी के सिक्के चलते थे। कसारपन ये कांसा का वर्ड ये होता था। ठीक है। सोने का सिक्का स्वर्ण 35 चांदी के कसारपनों के बराबर था। एक कसारपन का वजन 146.4 ग्राम था। ठीक है। मौर्यन कालीन वंश की ये देख लीजिए सारे इनके राजा और शासकों के नाम हैं, ये मैंने पोस्ट किया था। ठीक है। सातवाहनों के उत्तराधिकारी। भारत में इंडो ग्रीक राज्य। मौर्य शासन के पश्चात भारत पर पुनः यवनों ने आक्रमण किया था। मैंने बताया था यवन कौन से थे आपके, ये आपका इंडो ग्रीक जो थे आपके अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र के थे। ठीक है। इस काल में पहला महत्वपूर्ण आक्रमणकारी यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम था। किसका पुत्र था? यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम, जिसने अपने दो सेनापति अपोलोदस तथा मिनांदर की सहायता से आक्रमण कर सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी सियालकोट यानी साकल बनाई थी। इसने भारतीय राजाओं के समान उपाधि धारण की थी, धर्महीन, अजय, रेक्स, इंडोरम इत्यादि। इसने खरुष्टी लिपि युक्त अपने सिक्के भी चढ़ाए थे। इसके अलावा पश्चात यवनों दो शाखों में बढ़ गया था। ठीक है। यूथिडेमस वंश जो राजधानी थी साकर सियालकोट, और यूक्रेटाइट वंश जिसकी राजधानी थी तक्षशिला आपकी। ठीक है। यूथिडेमस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था मिनांदर। कौन से वंश का था मिनांदर? यूथिडेमस वंश का था आपका मिनांदर, जो कि अपोलो 210 के पश्चात सियालकोट की गद्दी पर बैठा था। मिलिंद पन्हों में इसी शासक ने भिक्षु नागसेन के साथ दार्शनिक सलाम किया था। विभिन्न स्रोतों में इस शासक को एशिया का संरक्षण कहा गया। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से इसका अभिलेख प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से प्राप्त होता है इसका अभिलेख। पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार इसके सिक्के भरौच के बाजारों में चलते थे। प्लूटार्क इसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करता था। इसका उत्तराधिकारी स्ट्रैटो प्रथम था। यूक्रेटाइट वंश का संस्थापक था। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। इसी के वंश के शासक एंटिथियार कीडोस के राजदूत शुंग शासक भागभद्र के काल में था। हेरोडोटस ने विदिशा में गुरूर स्तंभ की स्थापना की थी। हेरोडोटस ने क्या किया? विदिशा में गुरूर स्तंभ की स्थापना की थी। ये पहले लाइन में भी हमने देखा था पार्ट 1 में। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पेरिस के अनुसार मिनांदर के सिक्कों के साथ अपोलो 210 के सिक्के भरोच में पहली सदी के अंतिम चतुर्थांश में प्रचलित थे। स्ट्रैटो द्वितीय के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। स्ट्रैटो द्वितीय के चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। हर्मियस अंतिम भारतीय यूनानी सम्राट था। ठीक है। सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यूनानी को ही जाता है। इंडो ग्रीक आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले उन्हीं ने चलाया। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा था। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन किससे सीखा था? भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा था। यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। भारतीय ने मुद्राओं को सांचे में ढाल कर निकालने की विधि यूनानियों से ही सीखी। अनेक भारतीय राज्य जैसे कुनिंद तथा औदुम्बुर राज्य ने अपने सिक्कों को यूनानी मॉडल पर ढाला। सिक्कों का अर्थ में प्रयुक्त द्रम नामक शब्द यूनानी भाषा से लिए गए हैं। भारतीय ज्योतिष के 5 सिद्धांत पैतामा, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस तथा रोमक में से रोमक एवं पोलिस सिद्धांत यूनानियों से लिए गए हैं। भारतीय ज्योतिष से प्रचलित अनेक शब्द केंद्र, हारिज, लिप्त, दक्कन आदि यूनानी भाषा से लिए गए। यूनानी शासक की महत्वपूर्ण देन उत्तरी पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला का विकास है। ठीक है। यूनानी शासक की महत्वपूर्ण देन क्या? उत्तर पश्चिम भारत में जो आपका था हेलेनिस्टिक कला, इसी पे बेस्ड आपका गंधार कला। ठीक है। हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। शक संस्कृत साहित्य में विदेशी या बर्बर जातियों को सामूहिक रूप से शक, यवन, पल्लव यानी सीट्रियन, बैक्ट्रियन, पार्थियन कहा गया। शक, यवन, पल्लव यानी सीट्रियन, बैक्ट्रियन, पार्थियन कहा गया है। शकों को 3 अलग अलग शाखाओं का अत्यंत प्राचीन उल्लेख डेरियस प्रथम के अभिलेख से प्राप्त होता है। पार्सिपोलिस तथा नक्शी रुस्तम अभिलेख से ज्ञात होता है कि शक डेरियस
कोविजिक प्रदेशों में रहते थे। शकों का आरंभिक इतिहास की जानकारी 13वीं सदी के माँ त्वालीन के ज्ञान कोश से मिलती है। किससे मिलती है? माँ त्वालीन से। चीन के ऐतिहासिक ग्रंथ है तसिन सेन हेनसू से भी शकों के विषय में जानकारी मिलती है। चीन का ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? सेन हेनसू से भी शकों के विषय में जानकारी मिलती है। शकों ने लगभग 165 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया। पतंजलि कृत महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुस्तक के रचना के समय शक लोग यवनों के साथ आर्यवर्त की सीमाओं से बाहर रहते थे। शकों की 5 शाखाएं थी। एक शाखा थी अफगानिस्तान में बस गई थी, दूसरी आपकी शाखा पंजाब में थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में थी जो लगभग 2 सदियों तक शासन किया था। चौथी शाखा आपके पश्चिम भारत में ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया था। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो शकों की 5 शाखाएं आपको देख लेना है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।